नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल रात में नेट काफ़ी स्लो चल रहा था, जिसके चलते मैं आपको 1 से लेकर 25 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता पाया था। तो आज उसके आगे का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हम कर देते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पूरा NCERT का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ना केवल NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब मैं आपको NCERT का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? 26 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी। और 27 नंबर क्वेश्चन आपका पता है क्या है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है। 27 का आंसर होगा सी नंबर, बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 4 नंबर आपको प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस में लागू होता है, किस पर? तो याद रखिएगा, दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दल की अदला बदली सांसद और विधायक ही करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दल बदल कानून क्या है, आपको बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी कई बार पूछा भी जा चुका है, 5 नंबर और 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में, यानी कि 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव जो है वो नियमित रूप से होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से और अच्छे से चुनाव हो जाता है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, 30 नंबर ना, हाँ 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक खुफिया राज बताने वाला हूँ। ठीक है, आप ये ज़्यादातर फैलाने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपका फाइनल परीक्षा होता है ना, तो परीक्षा के हर दिन आपका हर पेपर लीक हो जाता है 1 घंटा पहले, 40 मिनट पहले, 50 मिनट पहले। यह 100% सही बात है और सबको पता भी होगा कि पेपर लीक होता है। और सभी स्टूडेंट उसी फेयर में रहते हैं, उसी फिराक में रहते हैं कि हमको भी मिल जाता तो हम भी अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते। तो बहुत ऐसे लड़कों के हाथ में वो लग जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर और आराम से एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला देते हैं। लेकिन आप लोगों के हाथ में नहीं मिल पाता। अगर आप लोगों को भी चाहिए ना, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड चैनल का लिंक दे रखा है, उसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको चैनल का लिंक दिया गया, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर। देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। देखिए लोकतंत्र होता है तो जनता के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भारतीय संविधान के बारे में कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की नहीं करता है, इसलिए यह भारतीय संविधान के बारे में यह सही कथन है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 33 में। देखिए 33 में प्रश्न कहता है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? ठीक है, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? तो देखिए 33 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, चिली। ठीक है, क्या होगा? चिली होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहा था कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ठीक है, और आपको पता है कि ब्रिटेन यानी कि उर्फ इंग्लैंड के अभी राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं और उनका क्या नाम है, और वो भारतीय नागरिक है। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंग्लैंड के राष्ट्रपति बनने वाले नए भारतीय का क्या नाम है। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
तो देखिए 34 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोलीविया। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जनसंघर्ष है, श्रीलंका में जनसंघर्ष है, तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम सरकार के बीच। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का कई बार पूछा भी जा चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आप सभी को यह भी पता होगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जबकि औद्योगिक क्षेत्र हम लोग द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसलिए आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 38 नंबर। 38 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए भारत में योजना आयोग का गठन 15 सितंबर 1950 में शायद किया गया था। ठीक है, 38 का आंसर होगा, 38 का करेक्ट आंसर नहीं, 38 का, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 सितंबर 1950 को ही शायद किया गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और यहाँ पर ऑप्शन में ए में दिया 18 मार्च 1950, 15 अक्टूबर 1951 और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं, और बी नंबर में दिया 15 सितंबर 1950 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1868 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन आता है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियाँ हैं? राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियाँ हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी नंबर सब होगा। अभी 41 नंबर क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। देखिए आय और उपभोग का अंतर आपका बचत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बचत। ये आपका अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्न है आपका कि शाह के निम्नलिखित में कौन से आधार है? शाह के निम्नलिखित में कौन से आधार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता। देखिए इसका आंसर 3 होगा। देखिए शाह यानी कि मान लेते हैं कोई आप लोन लेते हैं बैंक से या फिर किसी से भी कर्ज वगैरह लेते हैं, तो वो विश्वास के तौर पर भी लेते हैं, और दूसरा आपका है कि उसके जो आप लोन लेते हैं उसको चुकाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 43 यानी कि 43 नंबर, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सहकारी बैंक, सेठ, साहूकार, महाजन और व्यापारी दिया। ठीक है, तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 44 यानी कि 44 नंबर, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया करता है? भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया करता है? तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, पावर प्लांट भी होगा, ट्रैक्टर भी होगा, और पंपिंग सेट भी, यानी पंपू सेट जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं ना, ये सभी के लिए ऋण मुहैया करता है। ठीक है, तो याद रखना, यानी कि इसका कहना है कि जो भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक का मतलब समझते हो, जैसे कि कृषि कार्य करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए ऋण मुहैया करना, ये सब पावर प्लांट, ट्रैक्टर वगैरह, पंपू सेट सब वगैरह आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 45 यानी कि 45 नंबर, बिहार एक राज्य है। देखिए बिहार में 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। आप सभी को पहले से ही पता है कि बिहार में 80% जनसंख्या जो कृषि पर आधारित होती है। तो जब बिहार की जनसंख्या 80% कृषि पर आधारित है, तो क्यों ना हम इसे कृषि प्रधान बोले, क्योंकि 80% जनसंख्या जब कृषि पर आधारित है तो इसे हम कृषि प्रधान ही ना बोलेंगे। तो 45 का आंसर क्या होगा? डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो हमको जहाँ तक लगता है इसका आंसर होगा 2 ही क्षेत्र में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इसका आंसर, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, इसका आंसर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है? वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से? पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं विचार, और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए 47 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यू आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। देखिए न्यू आर्थिक नीति में ये तीनों सम्मिलित है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। और आपको बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी ये क्वेश्चन तीनों पूछा जा चुका है। पूछता है तीनों का डेफिनेशन लिखे, यानी कि परिभाषा तीनों का लिखा, वो भी 1 नंबर का नहीं बोल के पूरे 5 नंबर का, ठीक है। तो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो तीनों का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, सिंपल है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर तो डी नंबर हो ही गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो देखिए भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा सन 1986 में हुआ था, यानी कि 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जबकि 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग हर साल 15 मार्च को मनाते हैं। कब, तो 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारी पूरी दुनिया है वो 4 भागों में बटी हुई है, जहाँ पर 3 भाग में केवल पानी है और 1 भाग में केवल हम लोग पृथ्वीवासी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब 3 भाग में पानी है और 1 भाग में हम लोग हैं, तो उसी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी नीला टाइप का होता है। तो इसे हम लोग नीला ग्रह ही ना बोलेंगे, नीला ग्रह के अलावा और कोई ग्रह इसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह नीला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके चलते यह भी नीला हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग होता है, ठीक है। और जबकि ये मैग्नेटाइट, हेमाटाइट वगैरह होता है, वो बनाने के लिए आपका लोहा का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए और 2-4 क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। देखिए सिंधु जल समझौता सन 1960 ईस्वी में हुआ था, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए ग्रेफाइट यानी कि यह कार्बन का अप्रूप होता है। देखिए कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, एक तो ग्रेफाइट होता है और दूसरा हीरा होता है। तो हीरा तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होता है, और अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट को और किसके नाम से जाना जाता है, जिप्सम, थोरियम या फिर प्लम्बर, या फिर आंसर होगा डी नंबर। देखिए 54 का हमको लगता है कि इसका आंसर होगा जिप्सन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिप्सन के नाम से भी, ठीक है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है 55 नंबर, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पेरिस में, स्टॉकहोम या फिर न्यूयॉर्क या फिर मॉस्को। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 का आंसर होगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम का आप लोग नाम सुने होंगे, स्टॉकहोम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टॉकहोम, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाते हो तो मैं जब भी क्लास चलाऊंगा लाइव क्लास, तो आप लोगों के पास मैं व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से नोटिस जरूर दूंगा। तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ से आपको लिंक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर करिएगा, ठीक है।